नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बेटे देखो, मेरे को आपसे ना इस वीडियो में सबसे पहले तो जब आप लोग देख लें आज सभी, मुझे आप लोगों से एक 2-3 बातें शेयर करनी है। वो 2-3 बातें ये हैं कि मुझे ये नहीं पता लग पा रहा कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों में से किसी का भी रिप्लाई नहीं आता है मेरे पास। 4-5 बच्चों का, 2-4 बच्चों का रिप्लाई आता रहता है, बाकी किसी का भी रिप्लाई नहीं आता कि सर मेरे पास वीडियो पहुंच गई, मेरे पास वीडियो नहीं पहुंची, सर मुझे इस टॉपिक में दिक्कत है। देखो एक बात तो मान के चलो, आप ऑनलाइन जो पढ़ रहे हो, इसमें अगर मैं चाहता तो आपको पहले जूम ऐप पे दे सकता था, लेकिन जूम ऐप पे ना जाने के पीछे मेरा जो रीज़न था वो ये था कि सपोज़ आप जितने भी बच्चे हैं, अगर आप में से बाई चांस किसी बच्चे का क्लास लेते समय पे नेट चला गया तो वो उसकी क्लास निकल गई, पहली बात। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस टाइम पढ़ा रहा हूँ, उसी टाइम आप मेरे से प्रॉब्लम पूछ सकते हो, लेकिन उस क्लास को आप दोबारा कैसे देखोगे? अब मैं जो आपको वीडियो भेजता हूँ, आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं, आप उसे 10 बार देखिए, 15 बार देखिए, 20 बार देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। लेकिन आप लोगों का और मेरा इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा है किसी भी तरीके से, और इस वजह से मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है, क्योंकि आप प्रॉब्लम नहीं पूछ रहे। या तो आपको 100% समझ में आ रही है और आप पूरी मेहनत से देख रहे हो, और या आप इन क्लासेस को देख ही नहीं रहे, इसलिए आपके सामने कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही। और तीसरी बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बाद में देख लेंगे, मैं किसी बच्चे के घर पे फ़ोन करता हूँ, वो कहता है मेरे यूटी चल रहे हैं। मैं किसी बच्चे के घर पे फ़ोन करता हूँ, पता लगता है, कहता है सर मैं तो अभी ज़रा बाज़ार जा रहा हूँ। मतलब कोई रिप्लाई नहीं आ रहा आप लोगों का। मतलब ये नहीं पता लग रहा किसी भी तरीके से कि आप इन क्लासेस को कितना सिंसियरली ले रहे हैं। इसलिए मैंने इस संडे को आपकी लाइव क्लास रखी है जूम ऐप पे, कि बेटे कम से कम, और उसमें मैं पूरे चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा, फंडामेंटल का। जो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है उसका मैं पूरा रिवीजन कराऊंगा। और खास तौर से मुझे उस दिन आपसे बात भी करनी है, मुझे आपसे बात भी करनी है कि हम आगे की क्लासें जूम ऐप पर लें या आपको ऐसे ही रिकॉर्डेड भेजूं। मैं पर्टिकुलरली अकाउंट्स की क्लास की बात कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलरली अकाउंट्स की क्लास की बात कर रहा हूं। देखिए बिजनेस स्टडी के अंदर जैसे आपके पास क्लास आ रही है, जैसे मैं केस स्टडीज करा रहा हूं, उसमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इकोनॉमिक्स में जिस दिन नेशनल इनकम चालू होगी, न्यूमेरिकल चालू हो जाएंगे, एग्रीगेट डिमांड चालू होगी, न्यूमेरिकल चालू हो जाएंगे। इंडियन इको पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मनी बैंकिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट बजट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अकाउंट्स एक न्यूमेरिकल पेपर है, 100% न्यूमेरिकल है। तो मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए, मुझे पता लगना चाहिए कि आप लोग समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, आप कंसेप्ट का रजिस्टर बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं पता लग रहा। और सपोज जिस दिन स्कूल खुले 1 जुलाई को, और आपने मेरे से कहा कि सर जी जो आपने पीछे पढ़ाया था वो तो हमारे समझ ही नहीं आया कुछ भी, तो बेटे आप तो बेहोश नहीं होगे पर मैं बेहोश हो जाऊंगा, क्योंकि पीछे का 3 महीने का सिलेबस कराना आपके लिए भी बहुत हैट्रिक होगा, मेरे लिए भी बहुत हैट्रिक होगा। ये बात अच्छी तरीके से समझ लो। तो देखो प्लीज, या तो मेरे से बातें करो, मुझे बताओ, मुझे ऑप्शन सेलेक्ट करके दो कि सर जूम पे जाना चाहते हो आप
या ऐसे ही रिकॉर्डेड चाहिए आपको, और किस में ज़्यादा फ़ायदा है ये भी ध्यान रखना, आपने मेरे को बताना है ये बात कि जूम पे ज़्यादा फ़ायदा लग रहा है आपको या रिकॉर्डेड पे ज़्यादा फ़ायदा लग रहा है। और जिस बच्चे का मेरे पास कल दोपहर तक मैसेज आ जाएगा, मैं तब मानूंगा कि उसने ये क्लास देखी है। अगर कल दोपहर के बाद मेरे पास मैसेज आता है तो इसका मतलब आपने क्लास नहीं देखी है। तो बेटे फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चलिए मैं आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज, और ये 4 मार्क्स का है बेटा। चैप्टर का नाम है गुडविल। बेटे इसका अपना अलग से जो क्वेश्चन आता है वो तो 4 मार्क्स का मान लिया, लेकिन पूरी पार्टनरशिप के अंदर ऐसी कोई चैप्टर, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें गुडविल का ट्रीटमेंट ना आता हो। आप गुडविल के बाद चेंज इन रेशो करेंगे, उसमें भी गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। आप उसके बाद एडमिशन करेंगे, उसमें भी गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। आप उसके बाद रिटायरमेंट करेंगे, उसमें भी गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। आप उसके बाद डेथ करेंगे, उसमें भी गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। आप उसके बाद डिसोल्यूशन करेंगे, उसमें भी गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। ध्यान रखना, संडे की हमारी लाइव क्लास है गूगल ऐप पे, जूम ऐप पे। उसके अंदर मैं फर्स्ट चैप्टर का पूरा रिवीजन, उसके एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग कराऊंगा। मेरा आपसे निवेदन है फर्स्ट संडे तक आप अपना फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बेटे गुडविल की पहले थोड़ी सी थ्योरी लिख देता हूं, फिर मैं आपको हैंड टू हैंड समझाता रहूंगा। गुडविल इज नथिंग more than the probability that old customer will resort to the old place. गुडविल कुछ नहीं है, इस मतलब गुडविल एक संभावना है और कुछ नहीं है कि ओल्ड कस्टमर लौटकर दोबारा से ओल्ड जगह पर आ जाए। बेटे इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। इसका एग्जांपल है पिज़्ज़ा और डोमिनोज का। बेटे मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा था वो पिज़्ज़ा डोमिनोज का है। देखिए डोमिनोज का पिज़्ज़ा आपको पता है बहुत फेमस है। पिज़्ज़ा हट में डोमिनोज में बड़ा कंपटीशन छिड़ गया था। अब डोमिनोज चाहता था उसके कस्टमर वापस आए, तो कस्टमर वापस लाने के लिए उसने कुछ तरीके बनाए, तो उसके कस्टमर ना केवल वापस आए बल्कि अपने साथ 2 कस्टमर और फालतू लेकर आए। तो गुडविल कहते हैं कि जब आपकी इतनी गुडविल बन जाती है कि आपका पुराना कस्टमर आपके पास बंधा रहता है, तो उसे हम गुडविल कहते हैं। सेकंड पॉइंट है बेटे हमारा फीचर्स ऑफ गुडविल। गुडविल के फीचर्स क्या होते हैं बेटे? गुडविल का पहला फीचर तो ये होता है गुडविल दिखाई नहीं देती। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है,
सेकेंड, goodwill is not a fictitious assets. बेटे फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है? फिक्टिशियस को आप कूड़ा कबाड़ा कह दीजिए, कूड़ा करकट। गुडविल जो होती है वो कोई फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होती है, मतलब कूड़ा एसेट नहीं होती है। गुडविल की वैल्यू होती है बेटे, हल्दीराम की गुडविल की 1500 करोड़ वैल्यू है। और फिक्टिशियस एसेट्स उसे कहते हैं जिनको राइट ऑफ करना होता है, कूड़ा कबाड़ा। ठीक है। वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन subjective judgment of the valuer। बेटे कोई व्यक्ति आपकी कितनी गुडविल लगा सकता है, कोई दूसरा ज़्यादा लगा सकता है, कोई तीसरा कम लगा सकता है। तो जो गुडविल की वैल्यू होती है ये एक सब्जेक्टिव जजमेंट पे डिपेंड करती है कि वैल्यूअर आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। हो सकता है आपके लिए विराट कोहली की गुडविल बहुत ज़्यादा हो और हो सकता है मेरे लिए उससे कम हो। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ गुडविल। पहला पार्ट है इसके अंदर परचेज्ड गुडविल। अब परचेज गुडविल की बात कर रहे हैं। इट अराइजेज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। सर ये जो पॉइंट है ना आपका, ये चैप्टर आएगा सेकंड बुक के अंदर, इशू ऑफ शेयर। ये तब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बहुत डिटेल में। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं। मैं अपनी रोहतास नगर में हीरालाल के पास पहुंचा। मैंने हीरालाल से कहा, मैंने कहा भैया मुझे आपकी दुकान खरीदनी है, आप अपनी दुकान बेचोगे? उन्होंने कहा हाँ बेच दूंगा। तो उस मार्केट में दुकान की कीमत 50 लाख रुपए है। पर मैंने हीरालाल से कहा, मैंने कहा भाई साहब आप मुझे कितने की दोगे? हीरालाल ने कहा जी मैं अपनी दुकान 1 करोड़ की दूंगा। मैंने कहा भाई साहब मार्केट में तो कीमत दुकानों की 50 लाख रुपए, आपके जितना साइज है। उसने कहा साहब मैं 20 साल से जो गुडविल कमाए बैठा हूँ, मेरा जो इतना नाम है, मेरा जो इतना फेम है, आप कल को अगर अपनी मिठाई की दुकान इसमें खोलते हैं तो आपको ग्राहक ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके पैसे कौन देगा? तो परचेज गुडविल का मतलब होता है जब आप किसी का बिजनेस इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो बहुत फेमस होता है। ठीक है, यहाँ तक परचेज गुडविल। सर ये कंपनी के लिए एसेट होती है एक तरीके से। इट इज एन एसेट फॉर द कंपनी। ठीक है। अब जो मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूं वो पॉइंट आप बहुत ध्यान से लिखेंगे क्योंकि ये 1 मार्क्स में कई बार आ चुका है।
This goodwill generally amortized. This goodwill generally amortized. amortized वर्ड पता है कहाँ यूज़ करते हैं, आपको याद है? 11th क्लास में आपने पढ़ा था डेप्रिसिएशन के लिए. This goodwill generally amortized within 10 years or within the life of goodwill. ये है हमारा बेटे AS26. AS26 है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो अगर पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि बताइए गुडविल AS26 के हिसाब से कैसे अमोर्टाइज होती है, तो आप कहेंगे या तो 10 साल में होती है या लाइफ में उसे अमोर्टाइज करते हैं. 1 मार्क्स का क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, 1 मार्क्स के लिए. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बी पॉइंट है सेल्फ जनरेटेड गुडविल या नॉन परचेज गुडविल. बेटे ये क्या होती है? सर ये वो गुडविल होती है जो आपने अपनी मेहनत से तैयार करी है. जैसे बाबा रामदेव ने किसी से बिजनेस नहीं खरीदा है, किसी की फ्रेंचाइजी नहीं ली है, उसने अपनी गुडविल खुद बिल्डअप करी है. तो ये नॉन परचेज सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है. दिस गुडविल is not purchased this goodwill is not purchased, rather it is created by the efforts of partner. ये वो गुडविल है बेटे जो पार्टनर्स ने खुद मेहनत करके तैयार करी है. दिस गुडविल इज नॉट recorded as an asset in the books. इस गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. क्यों नहीं रिकॉर्ड करते हैं? सर इसकी वैल्यू निकालना बड़ा कठिन होता है. कैसे वैल्यू करोगे? जो बंदे ने खुद की मेहनत से तैयार करी है उसको वैल्यूड कर ही नहीं सकते. तो इसलिए इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता. कौन कहता है ये बात? ये बात AS26 कहता है. तो ये भी 1 मार्क्स का आ सकता है. अब मैं 4th टॉपिक ले रहा हूँ आपके साथ. नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ
गुडविल, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये टॉपिक आपका बार बार रिवाइज होता रहेगा। हमें गुडविल कब कब वैल्यूड करनी पड़ती है। पहला, अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, मान लीजिए पहले आपका रेशो 5:3:2 था, अब आपने अपना रेशो चेंज करके कर दिया 1:1:1, तो बेटे आपने रेशो चेंज करी है, डीड चेंज होगी तो गुडविल दोबारा से वैल्यूड की जाएगी। सेकेंड, अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो अब नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है और वो जमी जमाई फर्म के अंदर आ रहा है, तुम मेरे से कहते हो सर अपने कोचिंग सेंटर में मुझे पार्टनर बना लो, तो बेटे मैं 27 साल से पढ़ा रहा हूँ, 28 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसे कैसे पार्टनर बना लूँगा, तुमसे एक्स्ट्रा पैसे लूँगा, तो मैं गुडविल वैल्यूड करूँगा अपनी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर पे। सेम, अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, हो गया यहाँ तक। तो बेटे चौथी टाइम नीड कब पड़ती है गुडविल वैल्यूड करने की? व्हेन फर्म इज सोल्ड। और ये आपके लिए खुशखबरी है कि ये आपके कोर्स में नहीं है, हैप्पी हो जाइए इस बात पे। फिफ्थ, पर बेटे थ्योरी में पूछ सकता है, ध्यान रखना, हमारे को इसके न्यूमेरिकल नहीं करने हैं, पर थ्योरी में पूछ सकता है वो। व्हेन टू फर्म्स अमलगमेट, अगर कल को आप बड़े हो जाते हैं और किसी अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हैं, बीकॉम ऑनर्स मिल जाती है, भगवान ना करे आपको, तो ये आपका कॉर्पोरेट अकाउंट का टॉपिक है बेटे पूरा का पूरा, कि दो फर्म को अमलगमेट किया जाता है। अगर कोई वीक होता है, कोई कंपनी फाइनेंशियली वीक होती है, तो उसे किसी स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ मिला दिया जाता है। ये भी हमारे कोर्स में नहीं है। छठा पॉइंट होता है हमारा व्हेन फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी। When firm is converted into company, जब हम फर्म को कंपनी में बदल देते हैं, ये भी हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है यहाँ तक। पर थ्योरी के लिए ज़रूरी है ये। पांचवा पॉइंट आइए, बेटे हमारी वैल्यू, गुडविल की वैल्यू को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। चलो बेटे मैं आपको एक अपनी गली में एक दुकान पे लेके चलता हूँ। हमारी गली में एक दुकानदार है, जिसकी दुकान पे लिखा है रामू शॉप, रामू की दुकान। अब वो मिठाइयाँ बनाता है
जलेबी बनाता है, समोसे बनाता है, वो जलेबी बनाता है, लड्डू बनाता है, समोसे बनाता है, और एक है बेटे ये हल्दीराम। ये भी यही चीज़ें बनाता है, लड्डू, बर्फ़ी, समोसे। अब आप रोड पे निकल के जा रहे हैं, आप दोनों में से कौन सी दुकान मिठाई की समझेंगे, हल्दीराम की या रामू की? ज़रूरी बात है आपको पता है हल्दीराम मिठाई की दुकान है, लेकिन रामू को अपनी दुकान पे स्वीट लिखना पड़ेगा, अदरवाइज कस्टमर नहीं आएगा। रामू को अपनी दुकान का प्रचार करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, हल्दीराम को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर खाली रामू ने रामू लिख दिया तो कोई नहीं आने का मिठाई खरीदने। तो वैल्यू ऑफ गुडविल आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हल्दीराम की वैल्यू ऑफ गुडविल आज की डेट में 1500 करोड़ है, और इस बेचारे रामू की गुडविल पता लगानी बड़ी मुश्किल है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर रामू को कस्टमर बुलाना है तो अपनी दुकान पे स्वीट शॉप लिखना पड़ेगा, हल्दीराम को लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारी गुडविल को इंक्रीज़ करते हैं? तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं। पहला लिखिए, एफिशिएंट मैनेजमेंट। आप कह रहे होंगे सर ये तो हम बिजनेस स्टडी में पहुंच गए। नहीं बेटे, हम अकाउंट्स में ही हैं। फेवरेबल लोकेशन, longer establishment, of business, बेटे देखो फेवरेबल लोकेशन की तो बात यहाँ तक है, एक बंदे की दुकान मेन मार्केट में और एक की गली में है, तो जिसकी मेन मार्केट में है वो ज़्यादा फेमस होएगी। लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट, कितने समय से, कई पीढ़ियों से अगर आपका बिजनेस चल रहा है। बेटे मैं आपको इसमें दिल्ली का एक एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली में एक पहले हलवाई था, घंटे वाला हलवाई। आप अपने पेरेंट्स से पूछ लेना, ये फतेहपुरी के अंदर था घंटे वाला हलवाई, और ये मुगलों के समय से था, मुगल काल से चला आ रहा था। इसका नाम घंटे वाला कैसे पड़ा? जब राजा अपने हाथी पे बैठकर, बेटे ये फतेहपुरी में दुकान थी इसकी, और इसका सोन हलवा बड़ा फेमस था। जब बादशाह अकबर अपने हाथी पर बैठकर जब बादशाह अकबर अपने हाथी पर बैठ के यहाँ से निकलता था इस दुकान के सामने से, तो इस हाथी की सूंड में घंटी बंधी होती थी यहाँ पे, तो हाथी अपनी सूंड से घंटी बजाता था।
तो ये जो हलवाई था उसको लाके खाने पीने की चीज़ें देता था, तो इससे उसका नाम घंटे वाला हलवाई पड़ गया। बेटा इस प्रॉब्लम पे मत जाना, सर जी हाथी कैसा बनाया, डायनासोर से लग रहा है। मुद्दे वाली बात समझना, ये हाथी बहुत सुंदर है मेरा, ऐसी बात नहीं है, ड्राइंग मेरी बढ़िया है। अपनी ड्राइंग देखिए कभी। बेटा जिनके घर शीशे होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते। तो ये घंटे वाला हलवाई, ये 6 पीढ़ियों से व्यापार चल रहा था, 6 पीढ़ी हो गई थी। अब जो बंदा 6 पीढ़ी से एक व्यापार को कर रहा है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली फेमस हो जाएगा। अभी 2-3 साल पहले इसने दुकान बंद करी है अपनी, क्योंकि इसके जो बच्चे वगैरह थे, अब जो नेक्स्ट जनरेशन आई थी वो किसी और बिजनेस में जाना चाहती थी, तो उन्होंने दुकान बंद कर दी। तो टीवी पे काफ़ी दिनों तक दिखाया था इसका प्रोग्राम, घंटे वाले हलवाई का। तो लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट इसे कहते हैं। पर बेटे कई बार ये बुरी भी निकल जाती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बिज़नेस ज़्यादा पुराना होगा वो उतना ही ज़्यादा गुडविल वाला होगा। अब वैद्यनाथ का एग्जाम्पल ले लो आप। वैद्यनाथ का आपने देखा है अच्छी तरीके से। वैद्यनाथ सबसे पुरानी फर्म है इंडिया में, चूरन चटनी बनाने वाली, और बाबा रामदेव ने हिला के रख दिया उसे। तो लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट कई जगह काम करती है, कई जगह काम नहीं करती है। लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट काम करती है बशर्ते आप अपने आप को समय के साथ परिवर्तित करें। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट। बेटे आपने कोई मेडिसिन बनाई है, कोरोना वैक्सीन, अब सारी दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी उस वैक्सीन को बनाने के लिए। तो आप अगर चाहते हैं कि आप उसका फ़ायदा उठाएं, उसकी गुडविल बनाएं, तो आप अपनी मेडिसिन को पेटेंट करा लीजिए। तो पेटेंट से गुडविल बनती है। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है? बेटे कई बार आपकी क्वालिटी इतनी बढ़िया होती है, सपोज मैं LG का एग्जांपल देता हूँ। LG ने शुरू में लैपटॉप बनाए थे, और बेटे बड़े गजब के लैपटॉप थे इनके। मेरे पास आज भी है वो लैपटॉप, मैंने 15 साल पहले ख़रीदा था। तो कहीं ना कहीं इनकी LG की क्वालिटी से मैं बड़ा प्रभावित हो गया। मैंने घर में फ्रिज भी LG का ही लिया, मैंने घर में वॉशिंग मशीन भी LG की ली, मैंने सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज LG के लिए। तो अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कस्टमर एक ही प्रोडक्ट लेगा, वो आपके और भी प्रोडक्ट खरीद सकता है गुडविल के लिए। मार्केट सिचुएशन कैसी चल रही है? बेटे जैसी आज की डेट की मार्केट सिचुएशन है, बाजार तहस नहस हुआ पड़ा है। आपको 2 ही दुकानों पे भीड़ दिख रही होगी इस टाइम, एक तो किराना स्टोर पर, एक मेडिकल स्टोर पे, और एक जानते ही हो आप, मैं ऐसे कहना नहीं चाहता, जिन्होंने हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट संभाल रखा है पूरा का पूरा। याद है, देखो ये आया समझ में? कौन है ये लोग? मुझको यारो माफ़ करना, मैं शराबी हूँ। इन्होंने बेटे बहुत इकोनॉमिक एनवायरनमेंट संभाल रखा है हमारा इस टाइम। इनके ऊपर फूल बरसने चाहिए कि तुम ही हमारे देश की रिवेन्यू इकट्ठी कर रहे हो। 7, अदर फैक्टर्स। जैसे आफ्टर सेल सर्विस, आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज अपने कस्टमर केयर बना के बैठी हुई हैं। जब आप उनका प्रोडक्ट खरीद लाते हैं तो वो आपके घर पे फ़ोन करते हैं कि आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, आपको यूज़ करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो इन चीज़ों से भी गुडविल बनती है। बेटे एग्जामिनर इसमें से कोई 3 क्वेश्चन पूछे अगर आपसे पेपर में, तो आपको इतना लंबा चौड़ा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है।
आप 3 to 4 पॉइंट लिख के आ सकते हैं अपने, उससे काम चल जाएगा। ठीक है, बेटा बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन की। यहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। हमारे वैल्यूएशन के 4 मेथड्स हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके 2 पार्ट हैं, ए और बी। पहले पार्ट का नाम है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरे का नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटे जगह कम है, मैंने पी लिखा है पी का मतलब है प्रॉफिट। सेकंड होता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा होता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके भी 2 पार्ट हैं, ए और बी। पहला है हमारा बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रॉफिट, और दूसरा है हमारा बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट। ठीक है, चलिए पहले मेथड की बात करते हैं आपसे। फर्स्ट मेथड लेते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला होता है बेटा गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे को अलग अलग बातें समझनी है। एक छोटा सा मैं आपको पहले चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है। बेटे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब ये होता है कि पुराने ऑनर की वजह से आप आने वाले कितने सालों तक सेम प्रॉफिट कमाते रहोगे। मतलब आप अपनी तरफ से अगर कोई भी एफर्ट ना करो तो उसकी गुडविल की वजह से कितने साल तक आप प्रॉफिट कमा सकते हो। सपोज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बेटे एक स्कूल है हमारी गली में छोटा सा, ये पहली से लेके 5वीं तक का है, 1st to 5th तक का है। और इसके अंदर फर्स्ट क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हैं। तो आने वाले 5 साल तक इन 10 बच्चों की फीस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। और ये इस वजह से मिलेगी क्योंकि पुराने वाले ऑनर ने ये 10 बच्चों के एडमिशन किए थे। देखो जब आप स्कूल खरीद लेते हो उसके बाद जो नया बच्चा आएगा वो तो आपकी मेहनत है, लेकिन ये जो 10 बच्चों की फीस आ रही है ये तो पुराने वाले मालिक की वजह से आ रही है। जो फर्स्ट क्लास में था वो सेकंड में भी आएगा, जो सेकंड में था वो थर्ड में भी आएगा, जो थर्ड में था वो फोर्थ में भी आएगा, और फोर्थ वाला फिफ्थ में आएगा।
5 साल तक ये फीस तो आपकी फिक्स है 10 बच्चों की, जो पुराने वाले ऑनर की वजह से मिल रही है। तो इस बेस पर नंबर ऑफ ईयर्स को डिसाइड किया जाता है। यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ ईयर परचेज को लिखूं, NYP को अगर मैं आपको डिफाइन करूं, मीन्स हाउ मैनी ईयर्स firm will earn same profit because of past efforts. यानी कि जो आपने पास्ट में एफर्ट्स किए थे उनकी वजह से कितने साल तक आपको सेम प्रॉफिट आता रहेगा, इसके बेस पर नंबर ऑफ ईयर परचेज डिसाइड होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में दिया होता है ये, ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। हमेशा क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। अब सेकंड पॉइंट आता है आपका एवरेज प्रॉफिट। आइए बेटे एवरेज प्रॉफिट्स पे। एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है नॉर्मल, ये मैं नॉर्मल को बॉक्स लगा रहा हूँ, ध्यान रखना, ये नॉर्मल को बॉक्स लगा रहा हूँ, ये बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स of all years by number of years। सर ये नॉर्मल का मतलब क्या है? देखो बेटे, नॉर्मल का मतलब है जिस चीज का उसका बिजनेस है उस बिजनेस का प्रॉफिट। अब कल को मैं हीरा लाल की दुकान खरीदने जा रहा हूं, और जब मैं हीरा लाल की दुकान खरीदने जाता हूं तो मैं हीरा लाल से पूछता हूँ, भाई साहब पिछले 5 सालों के प्रॉफिट कितने हैं आपके? हीरा लाल कहता है, साहब पहले साल मेरा प्रॉफिट 1 लाख था, दूसरे साल मेरा प्रॉफिट 5 लाख था। मैंने कहा वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमाया। मैंने ऐसा क्यों? उनने कहा सेकेंड ईयर में मेरी लॉटरी लगी थी 4 लाख रुपए की। तो क्या ये जो लॉटरी का प्रॉफिट है आप इसे बिजनेस प्रॉफिट मानेंगे? बेटे हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए बिजनेस का, यानी बिजनेस को चलाने से होने वाला फायदा। तो अगर क्वेश्चन में मुझे ऐसी कोई इनकम या ऐसे कोई खर्चे दे रखे हैं जो नॉर्मल नहीं हैं, तो वो मुझे हटाने पड़ेंगे, तभी नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। अगर मुझे सेकेंड ईयर का नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए तो उसमें से लॉटरी का पैसा हटाना पड़ेगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है? इसका एक छोटा सा, आप चाहें तो स्टेटमेंट बना लीजिए। पॉइंट नंबर 3, हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दे रखा है वो लिखो। प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन। हो सकता है बेटे वो 1 साल का हो सकता है वो 2 साल का हो,
हो सकता है वो 3 साल का हो, जितने साल का उतने साल का लिख लो, P1, P2, P3। ये प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अब इसमें ऐड करिए एबनॉर्मल लॉसेस, ऐसे लॉसेस जो बिजनेस से संबंधित नहीं है, जो नॉन बिजनेस है, और आपने घटा रखे हैं। ये भी ध्यान रखना, एबनॉर्मल लॉसेस अगर घटा रखे हैं, अगर डेबिट हैं तो ही प्लस होंगे। अगर डेबिट है ही नहीं, आपने घटाए नहीं, तो प्लस नहीं होंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अगर असेट्स बेचने पर आपको कोई नुकसान हुआ है, तो बेटे क्या असेट बेचना बिजनेस का काम होता है? तो क्या ये लॉस बिजनेस का माना जाएगा? नहीं। लॉस बाय थेफ्ट और फायर। अब उसने पेपर में लिखा है लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। आप कहेंगे सर गुड्स जलाए तो बिजनेस का नुकसान है। बेटे एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब होता है जो रोज रोज नहीं होता। क्या आप भगवान से दुआ करते हो कि रोज आग लगे, रोज माल जले? तो लॉस बाय थेफ्ट और फायर एबनॉर्मल चीजें हैं, तो इसलिए इन्हें भी क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तीसरा, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। बेटे अगर आपने कोई इंटरेस्ट दिया है तो क्या वो बिजनेस का खर्चा है? लोन लेना और उस पर ब्याज देना बिजनेस का खर्चा थोड़ी होता है बेटा। बिजनेस का खर्चा होता है एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, गुड्स परचेज करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना, ये बिजनेस के खर्चे हैं। इंटरेस्ट पेड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। ये आप AS3 में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में, इसलिए इन्हें भी प्लस कर देते हैं। वॉलेंटरी रिटायरमेंट पेमेंट, कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाना चाहता है, रिटायरमेंट ले रहा है, तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो रोज थोड़ी एम्प्लॉय रिटायरमेंट लेते हैं। तो बेटे ये तो आपके एबनॉर्मल लॉसेस हैं, मतलब ऐसे लॉस जो बिजनेस में बार बार नहीं होते। अब कुछ स्पेशल चीजें हैं। तो बेटे ये हमारा स्टेटमेंट चल रहा था, पीछे से P1, P2, P3। ठीक है, मैंने एबनॉर्मल लॉसेस बता दिया था आपको। अब जो नया पॉइंट है वो है ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। देखो पहली बात तो ये समझो, ओपनिंग स्टॉक किधर की साइड आता है? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। याद है 11th क्लास? भूल गए निकम्मो? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, और आपने उसकी अमाउंट बढ़ा रखी है। अगर डेबिट साइड में कोई आइटम बढ़ाओगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। देखो ये नीचे ट्रेडिंग अकाउंट देखो, एक मिनट जरा।
इधर बाई सेल्स दे रखी है 1,00,000 और बाई क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 10,000। टू ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 5,000। टू परचेज दे रखी है 80,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? एक दस में से 85 गया, 85 गया, तो कितना आया बोलिए? 25। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक 5 की जगह बढ़ाकर 7 का कर देता हूं तो ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना रह जाएगा? 23,000 रह जाएगा। मानते हो ये बात? तो आपने जो ओपनिंग स्टॉक की कीमत बढ़ाई थी उससे प्रॉफिट कम हो गया, जबकि ये गलत है। तो आपको इसे ठीक करना है, तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट में 2,000 रुपये ऐड करने पड़ेंगे, तो ये प्लस होगा। ये पॉइंट क्लियर है? ऐसे ही अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड किया होगा तो क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड किया होगा। दोबारा देखिए एक बार, फिर से दोबारा देखिए। अगर मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कम कर देता हूँ तो यहाँ मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलिए। तो मुझे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। मुझे प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा तो प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर treated as revenue expenditure। ये पॉइंट भी समझ लो बेटे। सपोज आपने मशीन खरीदी है और उसे गलती से परचेज में डाल दिया। देखिए, आपने मशीन खरीदी 10,000 रुपये की और वो मशीन यहाँ लिख दी परचेज में 10,000, जबकि ये बैलेंस शीट में आनी चाहिए थी। जब आपने 10,000 यहाँ लिखे होंगे तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये ठीक करना पड़ेगा, प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। ये प्लस होगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए, मशीन परचेज डेबिट टू परचेज। अब आपने मशीन परचेज करी है और परचेज में डाल दी, तो एक तो गलती ये हुई कि परचेज बढ़ गई, और दूसरी गलती क्या हुई होगी आपसे? दूसरी गलती ये होगी कि डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा आपने, तो डेप्रिसिएशन आप लगा देंगे। डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे इसका, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ बेटे इस पॉइंट को आपको। आपने मशीन खरीदी थी, बैलेंस शीट की एसेट साइड जानी चाहिए थी, पर आपने परचेज में जोड़ दी, वो गुड्स की परचेज में जोड़ दी। अब गुड्स की परचेज में जोड़ी तो ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दी होगी, तो ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया होगा ना। पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट को प्लस करेंगे, प्रॉफिट प्लस करेंगे, और दूसरी बात आपने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा, जो कि अब लगाना पड़ेगा, तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा।
ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। लेस एबनॉर्मल गेन, अगर आपने क्रेडिट कर रखे हैं तो अब देखिए जरा, जैसे कि पहले ऊपर लॉस लिया था, अब आपको फायदा हुआ है बेचने पर, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। तो बेटे बिजनेस का फायदा थोड़ी है ये। दुकान में आग लग गई थी, इंश्योरेंस क्लेम मिला, आप कहते हैं साहब गुड्स जला, तो इंश्योरेंस क्लेम बिजनेस की इनकम है। अगर बेटे बिजनेस की इनकम है तो रोज बढ़नी चाहिए, ऊपर वाले से दुआ करो रोज आग लगे, रोज क्लेम मिले। तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड कभी भी बिजनेस इनकम नहीं होता है। इंश्योरेंस क्लेम गुड्स का हो, अर्थक्वेक का हो, किसी का भी हो। डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, जब आपने डिविडेंड इंटरेस्ट दिया था तो बिजनेस का खर्चा नहीं था, अब मिल रहा है तो बिजनेस की इनकम नहीं है। इंटरेस्ट या इनकम ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ तक ये तो 4 पॉइंट पुराने ही थे। अब लेस, बेटे पहले ओपनिंग स्टॉक क्या हुआ था ऊपर चेक करो, ओवर वैल्यूड, तो यहाँ पर क्या लेंगे, अंडर वैल्यूड। लेस में अंडर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक, लेस ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक, लेस कैपिटल एक्सपेंसेस को रिवेन्यू माना था, अब आपसे गलती क्या हो गई, रिवेन्यू को कैपिटल मान लिया। रिवेन्यू एक्सपेंसेस treated as capital expenses, less partners expected remuneration, इसे सैलरी भी कहते हैं। मान लीजिए पहले पार्टनर्स कोई सैलरी नहीं लेते थे, पर पार्टनर ने कहा अब हम सैलरी लेंगे, तो बेटे खर्चा है, घटेगा बिजनेस में से। ऐसे ही कोई अगर कोई फ्यूचर एक्सपेंसेस है, फ्यूचर एक्सपेंसेस जैसे कि मैनेजमेंट कॉस्ट, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, और जब हम इन सबको जोड़ देंगे तो बेटे ये कहलाएगा करेक्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो बेटे ये सारे के सारे लेस होने, ध्यान रखना। ये फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा बच्चे, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास इसके अलावा, या पेपर में इसका फर्रा बना के ले जाना, यही रास्ता है। अगली क्लास से इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटे। फिर दोबारा मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा रहा हूँ, मुझे कल दोपहर तक आपका मैसेज चाहिए, और ग्रुप पर नहीं भेजना है ये मैसेज, ये आप अपने पर्सनल नंबर पे भेजेंगे, अपने पर्सनल नंबर पे, मतलब जो मेरे पास आपने लिखवा रखा है, और आप मुझे बताएंगे इस बारे में। अपने पर्सनल नंबर से मुझे डायरेक्ट मैसेज भेजेंगे
और मुझे बताएंगे कि आखिर क्या बात है कि आपको क्लास में क्यों प्रॉब्लम नहीं आ रही है। पहली बात, जूम ऐप ज़्यादा बढ़िया है या रिकॉर्डेड ज़्यादा बढ़िया है, आपको रीज़न बताना है इसका। और संडे की क्लास ध्यान रखना। ओके।